भारत में विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए तवे की रोटी की तरह सरकार को उलटते पलटते रहना चाहिए ताकि सत्ता निरंकुश न हो और जनता की भलाई की सोचे। इस तर्क के हिसाब से सरकार और विपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्ष मजबूती से आगे नहीं बढ़ेगा और सरकार को कोई चुनौती ही नहीं देगा तो जनता रोटी पलटेगी कैसे? आज रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति चुने गए तो विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने उन्हें बधाई दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। आज आवाज अड्डा में विपक्ष की इसी लड़ाई की तैयारी का जायजा लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि देश का विपक्ष और भावी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन गलियों से होकर यहां तक पहुंचे। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। हम सब भाई बहन कमरे की दीवार के किनारे खड़े होकर इंतजार करते थे कि बारिश कब समाप्त होगी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परौंख गांव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। इस भावुक उद्गार के साथ राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी को विराम मिला, लेकिन इसी के साथ देश के विपक्ष के लिए अब नए सिरे से तैयारियों का वक्त शुरू हो गया। संख्या बल के हिसाब से चुनाव से पहले ही तय था कि रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन विपक्ष के लिए अब ये सोचने वाली स्थिति है। एनडीए को जीत के लिए बाहर के कुछ वोटों की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष के बिखराव के बीच उम्मीद से ज्यादा वोट खुद ही एनडीए की झोली में आ गिरे। विपक्ष ने उम्मीदवार तय करने में देरी की। तब तक नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और मायावती कोविंद का समर्थन कर चुके थे। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच इसको लेकर बयानबाजियां भी हुई और विपक्ष पर मोदी अमित शाह की रणनीति की नकल करते हुए दलित के सामने दलित खड़ा करने का आरोप भी लगा। लेकिन विपक्ष ने जिस विचारधारा के नाम पर राष्ट्रपति चुनाव में लड़ाई छेड़ी उसे वो जारी रखेगा। जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी। सवाल है कि एकता के बिना प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष कैसे टक्कर देगा? नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, मायावती, मुलायम सिंह, नवीन पटनायक जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों को एक छतरी के नीचे कैसे जुटाया जाएगा? सोनिया और राहुल के रहते क्या कांग्रेस इनमें से किसी को नेता स्वीकार करेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस स्ट्रैटेजी भी है? आवाज अड्डा पर आज इस चर्चा में हम आपको भी जोड़ रहे हैं और रोज की तरह आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद सबक लेगा विपक्ष? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। हाँ के लिए @1 और ना के लिए @2 लिखकर 51818 पर SMS करें। आवाज अड्डा पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता KC त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हमारे साथ इस बहस में शामिल हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला कुछ देर में हमारे साथ शामिल होंगे। अभी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। शुरुआती टिप्पणी के लिए मैं आप सबको याद दिला दूं कि हमारे यहाँ 1.5 मिनट का समय तय है। 90 सेकंड में अपनी पहली टिप्पणी पूरी करने की कोशिश करें। यह समय खत्म होने की सूचना आपको एक कुछ बीप्स और एक बजर के साथ मिलती है, वहां पे बात बंद कर देंगे तो उससे चर्चा सिलसिले से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। विनोद शर्मा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो देखा उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष में अभी इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें आपस में साथ मिलकर आगे बढ़ना है और इस सरकार को, इस प्रतिष्ठान को कैसे टक्कर देनी है। सवाल यह है कि क्या अगर ये पार्टियां खुद साफ नहीं हैं
इनमें से कोई एक मुद्दा, कोई ताकत नहीं उभर रही है, तो जनता क्या सिर्फ विपक्ष की एकता के लिए इनको वोट देगी और मोदी सरकार को हराएगी, या इनकी तरफ से कोई कोशिश होगी और उसकी कोई उम्मीद नजर आती है? आलोक जी, हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कई बार कि देखिए, विपक्ष को अपना जो नैरेटिव है, जो अपना व्याख्यान है, उसको बदलना पड़ेगा। विपक्ष को जाती तौर पे प्रधानमंत्री को उस पे प्रहार करने के बजाय उसकी पॉलिसीज पर प्रहार करना पड़ेगा। और पॉलिसीज आज के दिन बहुत तेरी ऐसी हैं जिन पे विपक्ष एक राय बनाकर प्रहार कर सकता है और उसका ऑल्टरनेटिव दे सकता है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, उनकी सोशल पॉलिसीज देख लीजिए, तो बहुत सी ऐसी कमियां हैं इन सब में जिस पे एक राय बनाकर विपक्ष एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव पेश कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। रही बात इस इलेक्शन की, देखिए, इस इलेक्शन का महत्व कोई वो इलेक्शन वाला नहीं था जब वीवी गिरी साहब 69 में लड़े थे इलेक्शन और कोई वहाँ पर एक क्राइसिस आया हुआ था लीडरशिप का। ये कोशिश थी और इसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। उनकी गलतियां थी विपक्ष की, पहले अपना कैंडिडेट देना चाहिए था। लेकिन ये जो नियर कंसेंसस रामनाथ कोविंद जी पर हुआ है, ये उन पे दायित्व बढ़ा देता है कि उनको अब ऐसी प्रेसिडेंसी देनी पड़ेगी जो सर्वमान्य होगी, और ये काम उनको करके दिखाना पड़ेगा, बावजूद इसके कि भारत के इतिहास में वो पहले राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध बीजेपी और आरएसएस से होगा, क्योंकि इससे पहले जो कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे अटल जी के टाइम पे, उनका ऐसा कोई संबंध, आइडियोलॉजिकल कोई एफिनिटी उनकी बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं थी। जी, मैं त्यागी जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी जो कहा विनोद शर्मा जी ने कि ये इस चुनाव का बहुत महत्व नहीं था एक अंदाज में देखें तो, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखें तो उन्होंने तो अपना एक घोषित एजेंडा है उनका, कांग्रेस मुक्त भारत का, आप देखें तो वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष की नजर से देखिए तो क्या विपक्ष ने इस राष्ट्रपति चुनाव में जो प्रतीक हिस्सेदारी की वो करके गलती की? खासकर ये देखते हुए पूछ रहा हूं कि पहले उम्मीदवार तय करने में देरी की और उसके बाद जो उम्मीदवार सामने आए उनका हारना लगभग तय हो चुका था, क्योंकि अंदर ही और आपकी पार्टी की तरफ से भी ये आ गया था कि हम रामनाथ कोविंद को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, चुनाव आज समाप्त हो चुका है, इसलिए जो पुराने प्रसंग और संदर्भ है उसको मैं कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूं। जो अब गोपाल कृष्ण गांधी जी के उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के बाद जो घटनाक्रम हुआ है कि कैसे जेडीयू भी और बीजेडी भी गोपाल कृष्ण गांधी जी के साथ आई। अगर 3 जून को करुणानिधि जी के जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठे हुए नेताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो सहमति बन रही थी गोपाल कृष्ण गांधी जी के नाम पर, अगर उस समय गोपाल कृष्ण गांधी जी का नाम घोषित हो गया होता तो आपके चैनल पे मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जेडीयू, बीजेडी, शिवसेना जैसी पार्टियां भी उनके साथ होती और पिकअप एंड चूज भी राजनीति में नहीं चलता है। जब आप संपूर्ण विपक्षी एकता करते हो डॉक्टर लोहिया के अंदाज में, तो आपने ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से क्यों नहीं समर्थन मांगा? जब वेंकैया नायडू जी जेल में जाकर के चौटाला जी से मिल सकते हैं, क्योंकि आपके कांग्रेस के हरियाणा के नेता नाराज हो सकते हैं, आपकी लाख पॉलिटिकल दिक्कतें हो सकती हैं आम आदमी के पास, उनके एमपीज भी हैं, एमएलएज भी हैं, लेकिन दिल्ली पार्टी की इकाई को ऐतराज ना हो उस नाते आप उनसे संपर्क ना करें। मैं खुद 2 महीने पहले गया था अरविंद जी से मिलने के लिए और खुले तौर पर वो इस राय कहते हैं कि विपक्ष के उम्मीदवार के साथ रहेंगे, लेकिन मैं इस चैप्टर को यही भूलना चाहता हूं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष को पहले से ज्यादा समर्थन बढ़ा है, जेडीयू भी उसके साथ है, बीजेडी भी उसके साथ है, और हमें उम्मीद है कि आपसी सलाह मशवरे की जो प्रक्रिया है जितनी व्यापक होगी, उसके संदर्भ जितने बड़े होंगे, संपूर्ण विपक्ष एक बार फिर जैसे युद्ध में घायल योद्धा होता है और मरण पट्टी लगा करके बाहर आता है लड़ने के लिए, उसी अंदाज में सारा विपक्ष एक बार पुनः उन नीतियों के लिए जिनका मेरे मित्र विनोद शर्मा जी ने जिक्र किया
आज की तारीख में विपक्षी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो सवाल 47 में खत्म हो गए, जो सवाल पीछे खत्म हो गए, उन सवालों को नए तरीके से उठा करके देश में एक अजीब किस्म का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोहिया जी के गैर कांग्रेसवाद में राजनीतिक विमर्श बहुत तेज नहीं थे, उस समय इस तरह का नहीं था। उस समय कांग्रेस हटाना यह लक्ष्य था जिसमें सीपीएम और जनसंघ दोनों साथ काम करते, तो वैचारिक प्रतिबद्धता उस जमाने में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज आवश्यकता है। लेकिन त्यागी जी आप देखें तो मैं डॉक्टर लोहिया का नाम इसलिए बार बार लेता हूं कि डॉक्टर लोहिया दरअसल वो कभी कर नहीं पाए कि उन्होंने कांग्रेस को हटाया, लेकिन फिर भी आज तक विपक्ष की राजनीति के लिए उनका नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की। मैं आपसे असहमत हूं। अपने ही जीवन काल में 1967 में जी, और ये मेरे दूसरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र उस समय कम उम्र के रहे जी, एक बार संवित सरकार बनी थी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संवित सरकारें बनी थी। हाँ, लेकिन उनको याद दरअसल गैर कांग्रेसवाद का नतीजा जी, क्योंकि डॉक्टर लोहिया को याद इसलिए नहीं किया जाता है कि वो गैर कांग्रेसी सरकार बना पाए, वो याद इसलिए किए जाते हैं कि विपक्ष में रहते हुए लगातार सिद्धांतों की राजनीति करते रहे और अपनी पहचान दिखाते रहे, अपनी मौजूदगी का एहसास वो सरकार को लगातार कराते रहे। जो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है, पवन खेड़ा जी मैं आपके पास आऊंगा, वो पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, वो तो अपना लक्ष्य पूरा करने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। आपकी पार्टी उसके जवाब में कोई नारा खड़ा नहीं कर पा रही है, कोई मुद्दा खड़ा नहीं हो पा रहा है। और आपसे सवाल यह है कि मोदी विरोध के अलावा विपक्षी एकता का क्या आधार है जिसमें जनता आपके साथ जुड़ेगी, और क्या कांग्रेस पार्टी किसी गैर कांग्रेसी नेता को कमान सौंपने के लिए तैयार होगी? आलोक जी, पहले तो मैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी का मुझे कोई चेहरा नहीं दिख रहा, तो त्यागी जी से माफी मांगते हुए त्यागी जी को बधाई दे दूं कि जिनको उन्होंने वोट दिया वो जीत गए आज। दूसरा जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, तो देखिए एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे अनेक हैं, लेकिन त्यागी जी की बात से भी मैं सहमत हूं कि सिर्फ व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं करके और मुद्दों की राजनीति करें, तो वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन आज की राजनीति एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित राजनीति है, तो व्यक्ति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके भी कमियां जो हैं वो जनता के सामने उजागर करनी जरूरी है। 50% तो विपक्ष का काम व्यक्ति पर ही केंद्रित होता है, हमेशा रहा है। बाकी 50% में मैं त्यागी जी से सहमत हूं कि ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, जो एक असहिष्णुता का वातावरण है, वो मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष एक हो रहा है और आगे भी आप देखेंगे कि और मजबूती से एक होगा। जो आज राष्ट्रपति जी जीते हैं, कोविंद साहब बने हैं, देखिए मुझे एक टिप्पणी करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप उसको गलत ना लें, लेकिन ये जो बात, ये दलित कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड जो खेला जा रहा था शुरू से अब तक, आप देखिए अगर 2002 में गुजरात न होता तो क्या कलाम साहब राष्ट्रपति होते? और 2016-17 में जो हादसे हुए दलितों के साथ इस देश में, वो ऊना हो या सहारनपुर हो या हरियाणा हो या राजस्थान हो, तो क्या कोविंद साहब होते? तो जिस तरह की राजनीति भाजपा लाई है, उस राजनीति को शिकस्त देने के लिए त्यागी साहब हम और तमाम विपक्ष को जोड़ेंगे कि एक ये रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करके कुछ नहीं मिलने वाला। जनता जानना चाहती है कि ठोस काम आप दलितों के लिए एज अ गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, ठोस काम आप असहिष्णुता को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और जिस तरह की संस्कृति आप ला रहे हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे एक समूहवाद आ रहा है, सामूहिकतावाद नहीं समूहवाद आ रहा है, उसको कैसे शिकस्त दी जाए। ये आप कह रहे हैं कि इसके लिए पार्टियां मिलकर लड़ने की कोशिश कर रही हैं, साथ आ रही हैं, लेकिन राजीव राय जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में तो 2 शीर्ष के नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी पार्टी की लाइन के विपरीत जाकर वोट दे दिया। कोई अपराध नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं चलता है, लेकिन ये विपक्ष की स्थिति दिखा रहा है। ऐसा विपक्ष कैसे एक होगा, किन मुद्दों पर एक होगा, और वो कैसे नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय आधार वाले नेता को चुनौती देगा? आलोक जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय को समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हमारी पार्टी से एक वोट गया है, और ये अपवाद है जिस तरह से मीडिया में कहा जा रहा था कि पार्टी, अभी आज ही मैं चैनलों पर था सुबह और मुझे बताया जा रहा था कि आपकी पार्टी के आधे वोट चले गए हैं वहाँ।
एक वोट गया है जिसके बारे में हम सबको पता था। समाजवादी पार्टी में न कभी टूट रहा है न कभी टूट होगा। विपक्ष एक कैसे होगा, विनोद जी ने बहुत सार्थक बातें कही हैं, और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और आदरणीय त्यागी जी ने अपनी बात को रखा, अगर मुद्दों को आगे कहकर, सही बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी में भी विचार के बजाय व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के इर्द गिर्द वो पार्टी बंद कर रह गई है। तो अगर उन मुद्दों को विपक्ष सामूहिक रूप से स्वीकार करता है तो मुझे नहीं लगता, पहले भी विपक्ष में एकता हुई है, लेकिन हाँ, ये जो एकता हो सिर्फ सत्ता के लिए ना हो, सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त करते हुए हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में एकता नहीं हो सकती। जहाँ तक चुनाव की बात है कि आपने पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हार निश्चित थी। मेरे ख्याल से एक इंदिरा गांधी के दौर के राष्ट्रपति चुनाव को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जहां अर्थमेटिक पहले से क्लियर ना हो और चुनाव ना हुए हो। लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष ने मेरे ख्याल से दूसरी बार सर्वाधिक वोट पाए हैं, जो विपक्षी टूट की बात को खारिज करता है। अगर दूसरी बार सर्वाधिक विपक्ष के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को वोट मिला है तो ये हमारे लिए मनोबल बढ़ाने वाला है कि हम एकता के रास्ते पर आगे चलें, और अगर एकता सच में हो गई तो व्यक्ति विशेष की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो अपने को विचारों को कहती है, उनसे मुक्ति पाया जा सकता है। जी राजीव जी, आप जो कह रहे हैं वो दिल के बहलाने के लिए अच्छा ख्याल हो सकता है। मैं रामकृपाल जी के पास चलना चाहता हूं। रामकृपाल जी, मेरे दो सवाल जो मैंने पूछे उनमें आपके पास वापस आ रहा हूं कि क्या विपक्ष ने दरअसल गलती की इस राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतार कर, और क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता की कोई संभावना अगले 2 सालों में ठोस रूप लेती हुई दिख सकती है? आलोक जी, जैसा विपक्ष के जो तर्क हैं मैं उसको खारिज नहीं करना चाहता हूं। अभी भी आशावादिता है। अगर लोगों को लग रहा है कि इस पराजय में भी उनको कोई गुंजाइश दिख रही है, कोई कहीं रोशन बहार के इम्कान हुए तो हैं, इस पराजय में भी अगर उनको रोशनी दिखाई दे रही है तो हो सकता है। आशावादी होना ही राजनीति के लिए बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है। एक मैं बेसिक बात कह रहा हूँ, सन 1952 से, जब से हम तो खैर तब बहुत छोटे थे, लेकिन जो देख रहे हैं भारत में 2014 से पहले, यानी 2014 नहीं बल्कि 17 से पहले तक ऐसा नहीं था कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये 4 महत्वपूर्ण एक हिंदुस्तान के राजनीतिक जो भी संवैधानिक है उसकी संरचना के महत्वपूर्ण पड़ाव माने जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। बीच में बीजेपी भी सरकारें आई, सम्मिलित सरकारें भी रहीं, बीच में कई दलों की मिलीजुली सरकारें भी रहीं, बीपी सिंह रहे, गुजराल रहे, बहुत सारे लोग रहे, देवगौड़ा जी रहे, वाजपेयी जी भी आए। लेकिन देखिए कि कुल मिलाकर के एक जो क्षेत्रफल था भारत का, वहाँ पे कांग्रेस या यूपीए कह लीजिए, उसका हमेशा एक वर्चस्व रहा है। पूरी तरह से वो कभी खत्म नहीं हुआ, भले कांग्रेस अपोजिशन में चली गई, लेकिन एक स्पेस रहता था। पहली बार ऐसा हुआ है आलोक जी 2017 में कि 2014 से जो एक जमीनी स्तर पे शुरुआत हुई थी बिल्कुल सामाजिक वोटों के बदलाव की, वो 2017 में उसकी पुष्टि हुई है। और आज पहली बार ऐसा है कि सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद रह गया, वो भी अगले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सारे के सारे पद एनडीए के खाते में जा रहे हैं। तो आज की तारीख तक विपक्ष की जो भी रणनीति रही हो वो लगातार हारते जा रही है, पराजय होती जा रही है। हो सकता है उनके तर्क में दम हो, लेकिन ये तो सोचना पड़ेगा कि जनता उसे रिजेक्ट क्यों कर रही है। हर स्तरों पर लगातार 2014 से 17 के बीच में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, हर बार आपका जो हथियार है वो फेल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विनोद जी ने कहा था पॉलिटिकल नैरेटिव, ये जो है धर्मनिरपेक्षता और सो कॉल्ड एक ऐसे असाइलम है रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड पॉलिटिशियंस और पार्टीज के लिए एक असाइलम है, शरणास्त्र।
ये शरणस्थली है, बार बार जाके उसी में घुसना और सोचना कि यही एक नारा है जो हमको एक कर सकता है। मुझे लगता है ये बहुत बार आप आजमा चुके हैं, अब ये नारा खोखला हो गया है, ये आगे नहीं चलने वाला है। नए तरीके सोचने चाहिए। क्या बात है, नारा, नई पर्सनालिटी सामने नहीं आएगी तब तक आपके हिसाब से अब संभव नहीं है कि पॉलिटिकल नैरेटिव आगे बढ़े। प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मोदी, हमने अभी जो बात की उसमें, क्या मोदी विरोध के अलावा विपक्ष के पास कोई सॉलिड मुद्दा है जिस पर जनता भी साथ आ जाए? और वो मुद्दा अगर है तो उसको जागृत करने में, उसको कैश कराने में कहें, क्यों विपक्ष सफल नहीं हो पा रहा है? और जिस तरह, अगर हम विपक्ष की तरफ से, अभी कहा गया कि व्यक्ति की राजनीति बहुत हो गई है, बीजेपी में भी व्यक्ति की राजनीति मान लीजिए आज हो गई है, बाकी पार्टियों में व्यक्ति की राजनीति पहले से चलती है और अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्ति हैं। इन व्यक्तियों में वो कौन एक व्यक्ति है जो इस विपक्ष का चेहरा बन सकता है और कैसे बाकी लोग उसके पीछे खड़े होंगे? आलोक, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर राष्ट्रपति भवन के परिप्रेक्ष्य में आप इसकी डिस्कशन कर रहे हैं तो लगता है मैं उससे सहमत नहीं होऊंगा आपसे। नहीं, मैं फिर आपको बता दूं, मैं प्रभु जी, मैं आपको ये बता दूं कि चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए अब जो समय बचा है, राष्ट्रपति चुनाव एक मौका था, पीछे हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव एक मौका है जहां विपक्ष अपनी उपस्थिति दिखाए। तो क्या ये लगता नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार जिस अंदाज में उतारा गया, जैसे लड़ा गया, वो एक गलती थी विपक्ष की तरफ से? नहीं, वही कह रहा हूं ना कि पिछले भी राष्ट्रपति चुनाव अगर आप देखेंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी का चुनाव हुआ था, कई पार्टियां जो पहले एनडीए के साथ थी, जो कांग्रेस के खिलाफ थी, मुलायम सिंह यादव वगैरह, राष्ट्रमूड में बदल गए थे। अगर इतिहास उठाकर कहते कि 14 राष्ट्रपति चुने गए हैं, मेरे को लगता है एक को छोड़कर के सारे चुनाव में ही जीते हैं, लड़ करके जीते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति भी जीते हैं, छोटे लोग खड़े हुए हारे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में ये अपेक्षा करना कि विरोधी दल कोई अपनी ताकत दिखा पाएंगे, क्योंकि हर लोकल कंडीशन होते हैं। शिवसेना ने जैसे सपोर्ट कर दिया प्रतिभा पाटिल को, तो उस वक्त आपको लगता है शिवसेना बीजेपी के साथ होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। तो ये एक लोकल अपेक्षाएं होती हैं, लोकल कंपल्शन होती हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति चुनाव के अंदर लोग खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं। अब देखिए, एनसीपी राष्ट्रपति में वो तो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए के कैंडिडेट के, उपराष्ट्रपति में वो सपोर्ट कर रहे हैं यूपीए के कैंडिडेट को। तो आप इस तरह के देखिए, जैसे बीएलडी है अपने नवीन पटनायक, वो राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए कैंडिडेट को, उपराष्ट्रपति में सपोर्ट कर रहे हैं यूपीए कैंडिडेट को। तो इसको इस दृष्टि से देखना कि ऑपोजिशन कोई खड़ा नहीं कर पा रही है, इसको थोड़ी अभिशोक्ति होगी, थोड़ी बढ़चढ़ होगी। पर यह बात ठीक है आपकी कि ऑपोजिशन के पास अभी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो मोदी के सामने खड़ा हो सके, इस बात से आपसे सहमत हूं। परंतु जब भी कभी चुनाव हुए हैं, जब लोगों ने ये फैसला किया कि नेता को हमने हराना है, तो वो ये सोच करके नहीं हराते हैं कि उसके विरोध में कौन सा नेता है। आप देख लीजिए 1990 का चुनाव, 91 का, मोदी सिंह को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद कौन ने बनने वाला था प्रधानमंत्री, किसी को पता नहीं था। 1996 के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनने वाला था, किसी को पता नहीं था। 1998 में कौन बनेगा, किसी को पता नहीं था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे। ओपिनियन पोल ने कहा था कि उनको 350 सीटें मिलेंगी, 140 आई। तो ये सब चीजें होती है, लोग ऑल्टरनेटिव चुनते हैं। परंतु मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने देश का एजेंडा डिसाइड किया है, जिन्होंने एजेंडा का नैरेटिव, आपने जैसे कहा, डिसाइड किया है। वो अपनी शर्तों को ऑपोजिशन को एंगेज कर रहे हैं, ये बात सच है। अगले 2 साल के अंदर अगर वो अपने एजेंडे को डिक्टेट करते और बाकी लोग इकट्ठे नहीं होते, तो मेरे को लगता है कि व्यक्ति हो या ना हो, अगर सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, जो इन्होंने कोशिश की है इस बार, ये पहला दृष्टि का जिसमें 65% वोट बोले उन लोगों को, मेरे को लगता है कि उनके पास 435 के करीब एमपी थे, उसको 524 वोट मिले, काफी ज्यादा वोट उन्होंने लोग दिया। परंतु वो लोग उनके साथ चुनाव में भी खड़े होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अगर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं लोकल लेवल के ऊपर, तो बीजेपी के लिए बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। अभी भी पार्लियामेंट देखेंगे, दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, बीजेपी को मेजोरिटी मिली, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, उसमें जमानत जब्त हो गई। तो ये चीजें जो हैं, जो आप ये कहें कि 2019 में क्या होगा, अगर ये कहें कि मोदी वर्सेस हु, तो मैं समझता हूं मोदी इज ए विनर बाय माइल्स अवे। जो उनके पीछे जो खड़ा है वो मिलो पीछे है, जो भी नेता का ना उठाइए। परंतु अगर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे बिहार में हुआ, अगर यूपी में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि मोदी पॉपुलर होते हुए भी जो समीकरण ग्राउंड के ऊपर बनेंगे, उनसे लड़ाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जितनी सीटें उन्होंने बिहार और यूपी में जीती हैं, राजस्थान में जीती हैं, गुजरात में जीती हैं, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि 26 की 26 सीटें गुजरात में इनके बाद वापस आएंगी, राजस्थान में 25 की 25 वापस आएंगी, यूपी के अंदर 73-80 में से वापस आएंगी, दिल्ली में 7 की 7 वापस आएंगी?
मेरे को कोई भी जर्नलिस्ट होगा सोचा कुछ ना कुछ डेंट पड़ता है, उसका कॉम्पनसेशन कहां से होगा? तमिलनाडु से होगा, वेस्ट बंगाल से होगा, केरला से होगा, कहां से होगा? तो इसलिए ये सब सोचने की बातें हैं, परंतु मोदी के मुकाबले में अगर कहीं कोई अल्टरनेटिव आज हैं, मेरे को लगता है मीलों तक कोई नहीं है। ऑपोजिशन को कोई और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई नेता अभी है ना होने वाला है, अनलेस कोई ऐसा साधु संत कहीं बैठा हो या कोई ऐसा बड़ा नेता बैठा हो जैसे को बना करके सामने खड़ा कर दे, फेस ला करके जेपी कोई आ जाए खड़ा होकर के कहीं से, तो उसकी उम्मीद लगती नहीं है। कोई जेपी जब तक दिखाई नहीं देता तो मोदी के सामने किसी को खड़ा होने की ताकत नहीं है। जी विनोद शर्मा जी, जो प्रभु चावला कह रहे हैं कि अभी कोई नेता है नहीं और अचानक कोई साधु सन्यासी आ जाए जिसकी संभावना दिखती नहीं, क्योंकि अगर वैसी कोई संभावना थी तो वो मुझे लगता है कि अन्ना आंदोलन में उसकी हवा निकल चुकी है। एक समय होता है, जनता का गुस्सा होता है, जिसको कोई कहीं एक जगह उसका अभिव्यक्ति होती है उसकी, तो वो अभिव्यक्ति वहां हो चुकी है एक बार, और उससे काफी लोग निराश और दुखी हैं। आपके हिसाब से अगर इस वक्त कोई संभावना बन रही है विपक्षी एकता की, तो वो कहां और कैसे नजर आ रही है जिसके चारों तरफ बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, मैं प्रभु जी से एग्री नहीं करता हूं। इसलिए एग्री नहीं करता हूं कि 2004 में भी यही सुनते थे कि इंडिया शाइन कर रहा है और कांग्रेस जो है चारों खाने चित है और अटल जी दोबारा सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बहुत से कारण थे। कारण वो थे कि इंडिया शाइनिंग के पीछे, स्लोगन के पीछे जो घुप अंधेरा था, वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जग जाहिर हो गया। उसी तरह से आज के दिन जो सत्तारूढ़ दल का नैरेटिव है और जिसकी कमान भारत के मीडिया के हाथ में है, जिसको कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही, सब सही चल रहा है, इकोनॉमी सही चल रही है, फॉरेन पॉलिसी सही चल रही है, सोशल पॉलिसी सही चल रही है, सब कुछ सही है। वो जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ जनता तोड़ सकती है, और जनता को 5 बरस में एक बार मौका मिलता है और वो नैरेटिव तोड़ती है जी। और मेरा यह मानना है कि अगर विपक्ष, देखिए विपक्षी एकता इतनी सारी पार्टियों में मुश्किल होती है, वहां तक मैं और प्रभु शायद एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश ने देखे हैं थर्ड फ्रंट बनते हुए। सबसे पहला जो थर्ड फ्रंट था, जो सबसे पहला फ्रंट बना था, वो तो मुझसे ज्यादा नजदीकी से प्रभु ने देखा, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी। वो इन्होंने मुझसे ज्यादा नजदीकी से देखा, तो वो ज्यादा दिन चला नहीं, लेकिन वो बना, और उसमें लेफ्ट भी शामिल था और उसमें बीजेपी भी शामिल थी। अब ऐसा मुद्दा प्रकट होने में समय नहीं लगता, और मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को लुभाएंगे, जनता की मुसीबत के मुद्दे हैं। आप एक फाइनेंशियल चैनल है, जॉबलेस ग्रोथ है, इकोनॉमी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और जिन सेक्टर्स में नौकरियां अर्जित होती थी, वो सेक्टर्स लोगों को कह रहे हैं कि भाई नमस्ते, हम आपको अब ज्यादा दिन नौकरी नहीं दे सकते, आपको ज्यादा दिन नहीं रख सकते। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा हमारे यहाँ, हमारे मीडिया में व्यापक स्तर पर नहीं हो रही है, और इसका कोड़ अगर विपक्ष निकाल लेता है तो मैं समझता हूं कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको वो सख्ते में आ जाएगा, और सबको एक राय बनाकर इस पे एक मत होकर बोलना चाहिए। आपके विपक्ष में इतने चीफ मिनिस्टर हैं, त्यागी जी बैठे हुए बिहार में, इनके मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल अपने प्रांत में सत्तारूढ़ है, AIADMK अपने प्रांत में सत्तारूढ़ है, कर्नाटक है, केरला है। अगर ये सब मिलके बोलते हैं कि हम नौजवानों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पे खरे नहीं उतर रहे हैं और इसके कारण ये हैं, तो मैं समझता हूं एक समा बन सकता है, लेकिन उसमें ईमानदारी से मीडिया को उन सब बातों को उजागर करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। जी, त्यागी जी कुछ बोलना चाहते हैं। त्यागी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि ये जो समा बनने वाली बात है, विनोद जी ने मीडिया पे काफी सवाल उठा दिए, लेकिन ये देश तो आप मानते हैं मेरे ख्याल से कि देश मीडिया नहीं चलाता है, ये राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति तो खुद ही चलाएंगी। मीडिया को ये मुगालता हो सकता है कि वो एजेंडा सेट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को
एजेंडा तक लाने का या जनता को जागृत करने का काम जितना राजनीतिक पार्टियों का है, उससे ज्यादा मीडिया का नहीं हो सकता है। देखिए आलोक जी, मैं सीनियर मेंबर होने के नाते मेरे अनुभव जो हैं अपने कई मित्रों से थोड़े ज़्यादा हैं और कई राजनीति के उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी यस यू कैन डिफीट बीजेपी, लेकिन उसकी कुछ मान्यताएं हैं जो पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार से शुरू करके यूपी में बहुत कम समय में मैं खत्म करूंगा। लोकसभा चुनाव में 182 विधानसभा सीटों में बीजेपी प्लस की बढ़त थी। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस मिले, हालांकि मेरा मानना था कि सीपीआई, सीपीएम भी इसमें होने चाहिए। उन्होंने मिला करके 3/4 के बहुमत से बीजेपी को पराजित किया। हमारे मित्र कांग्रेस के भी बैठे हैं, सपा के भी। ये आधी अधूरी एकता लेकर के चले। अगर इसमें लोकदल को भी, इसमें बसपा को भी और जेडीयू को भी शामिल किया हुआ होता तो लोकसभा चुनाव में 318 सीटों पर बीजेपी प्लस की बढ़त थी, और अगर इनके आज के मत लगाए जाएं तो 312 सीटों पर बीजेपी प्लस की हार है। यानी कि ये तो खुद जानबूझ करके हारे हैं। ये दोनों इकट्ठे होके ऐसा चले, इन्होंने लोकदल से बात नहीं की, हम तो ज्यादा की सीट नहीं मांगे, 2-4 सीट मांग रहे थे। और राजीव राय जी बैठे हैं, पवन जी के अनुभव शायद यूपी के ज्यादा नहीं है। राजीव राय जी, अगर नीतीश कुमार से आप कैंपेन कराते तो आपके मतों का प्रतिशत भी बढ़ता, और हम ज्यादा सीट भी नहीं मांग रहे थे। इस मामले में मैं फिर बीजेपी का जिक्र करूंगा, और ये कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं, ये मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी कुर्मियों की है। देश के सबसे बड़े नेता के रूप में नीतीश कुमार उभरे हैं, उनको आपने 5 सीट देना गवारा नहीं किया, और अनुप्रिया पटेल जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उनको 11 सीट देकर के पूरे समुदाय को पॉलिटिकल रेस्पेक्टेबिलिटी दी। राजभर जिनके इलाके के राजीव राय हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है, एक जात का, छोटी जात का एक सोशल आउटफिट है, उसको सीट दे करके, तालमेल का हिस्सा बना करके सारे पूर्वांचल में उन्होंने राजभर वोटों को इकट्ठा किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस अर्थमेटिक में और इस एल्जेब्रे में और इस बूथ केमिस्ट्री में बीजेपी इज बेटर देन यू। विचारों में नहीं मैं कह रहा हूं, इस रणनीति के हिसाब से। जब हम एनडीए में थे, हम देखते थे चौहान लोगों की पार्टी है, ये राजीव राजी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, उन्होंने उनको भी दे दी वो सीटें। तो इतनी व्यापकता, और छुट्टियां उन्होंने जीतन राम मांझी को दे दी। रामविलास जी के 7 एमपी हैं, कुशवाहा जी की पार्टी के 3 एमपी हैं, और आप जो है लोकदल को एक सीट देने की तैयार नहीं है। तो लोकदल का जो जनमानस था वो सब बीजेपी में चला गया। जब ना आप उनके नेताओं की कदर करोगे, ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पार्टी बनाओगे, और अब वो जमाने चले गए। माफ करना जी त्यागी जी, इस पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये केमिस्ट्री में, दरअसल केमिस्ट्री या गणित जोड़ने में बीजेपी आगे बढ़ रही है, और ये दिख रहा है, और इस पे दूसरी पार्टियों को वास्तव में जागने की जरूरत है। पवन खेड़ा को जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल उठा दूं। मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है, वो अभी स्वीकार होता है कि नहीं होता है, वो एक टेक्निकल इशू है, लेकिन कुछ समय में राज्यसभा में उनकी सदस्यता खत्म होने जा रही है। उनकी पार्टी के पास इतने नंबर नहीं है कि वो वापस आ सकें। उनको बिहार से लालू प्रसाद यादव ने प्रस्ताव दिया है कि वो अपनी पार्टी की तरफ से भेज देंगे, लेकिन एक दूसरी संभावना उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म है। लोगों का कहना है कि फूलपुर लोकसभा सीट जो केशव मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई है, अगर संयुक्त विपक्ष वहां से मायावती को चुनाव लड़ा दे तो शायद एक यूनिफाइड विपक्ष का एक संकेत भी जाएगा, और राजनीति को एक नई दिशा भी मिल सकती है। इस पर त्यागी जी एक संक्षिप्त टिप्पणी आप कर दें, उसके बाद पवन खेड़ा से। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ये सीट वो है जहां विजय लक्ष्मी पंडित कभी 1967 में जीती थी, और समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्रा लड़े थे। उसके बाद जब 1 साल के बाद चुनाव हुआ तो जवाहरलाल के परिवार के उम्मीदवार को पराजित करके लोहिया का एक शिष्य वहां से एमपी बना था, जनेश्वर मिश्रा। और उससे पहले डॉक्टर लोहिया की और जवाहरलाल नेहरू की सीधी टक्कर हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू जी को गांव गली मोहल्ले में डॉक्टर लोहिया ने घूमने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बावजूद भी 150 से ज्यादा बूथों पर डॉक्टर लोहिया जीते थे, जवाहरलाल नेहरू हारे थे। मैं कहना चाहता हूं समाजवादियों का गढ़ है, कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा मिलकर के करें, हम भी मदद करेंगे, और मायावती जी हो या संयुक्त विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार हो,
मैं कह रहा हूं कि उस सीट को जीतने में कामयाब हो सकता है और देश में नई गैर भाजपावाद की राजनीति का सर्जन होगा। जी, पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? आवाज नहीं जा रही है मुझे लगता है पवन खेड़ा के पास। मेरा शायद वॉइस का प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी, मुझे आ रही है। जो मुद्दा आप लोग कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव को 2019 से जोड़ने का, क्या मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज साफ आ रही है जी। आपने शायद टीवी ऑन किया हुआ है, उसका अगर ऑडियो बंद कर देंगे तो आवाज साफ रहेगी। प्रणब मुखर्जी साहब जीते, लेकिन 14 में यूपीए की क्या हालत हुई। 2007 में जो जो अपने कलाम साहब जीते, उसके बाद देखिए फिर उस सरकार की क्या हालत हुई। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति चुनाव को आपको लोकसभा चुनाव से जोड़ना चाहिए। रही बात त्यागी जी ने जो गलतियां हमारी गिनाई, त्यागी जी ये सब बातें हम लोग बंद कमरे में करें, नहीं तो ये मीडिया वाले फिर कयास लगाने शुरू कर देंगे कि जो महागठबंधन है वो टूटा और टूटने की कगार पे। लेकिन आपकी बात में काफी हद तक मैं सहमत हूं, मुद्दों की भी बातों पर और व्यक्तियों की भी बातों पर। रही बात मायावती जी की, तो देखिए आज 3 ऐसे अलायंस हैं सरकार के, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। ये पूरा कोशिश करते हैं कि इन तमाम अलायंस पार्टनर को जोड़ के थ्रू हम सबको तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि अगर आप मैथमेटिक्स देखिए तो त्यागी साहब बहुत सही कह रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में ही बाकी सारी पार्टियों को जोड़ के आप देखिए क्या नतीजा बनता। तो बात इनकी सही है कि अगर सब मिलके लड़ते तो आज नतीजा कुछ और होता उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि किसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता और कोई हरा ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इनकी सोच है, ये सोचते रहे बीजेपी वाले। लेकिन 2019 का कॉम्प्लेक्शन अलग होगा। 2019 इज नॉट अ राइट ऑफ। ऐसा नहीं कि आज प्रेडिक्टेबल हो गया और आज राष्ट्रपति चुनाव ये लोग जीत गए और सब कुछ समाप्त। ये क्रॉस वोटिंग भी नहीं हुई है त्यागी साहब, आपने भी डेटा देखा होगा, क्रिस क्रॉस वोटिंग हुई है। राजस्थान, सिक्किम, हिमाचल, क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से हुई है। बिहार तक में 2 ऐसे वोट मिले हैं जो हमको उम्मीद नहीं थी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अरे साहब एक पूरा का पूरा लहर इनकी तरफ चल रही है और सुनामी आ गई और सब ध्वस्त हो गया। बिल्कुल मैं इसमें सहमत नहीं। और विनोद शर्मा जी, ये ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये ऑप्टिमिज्म की राजनीति नहीं हो रही, ये बड़ी ठोस डेटा सामने रखकर राजनीति हो रही है। तो आप भी समझेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही घर बैठ जाएं साहब 2019 खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं है। जनता के मुद्दे उठेंगे जब जनता आपके साथ आएगी। आपने वो इंडिया शाइनिंग वाला एग्जांपल बहुत सही दिया है। ये आज वही रिपीट हो रहा है, वही डेटा और वही सोशल इंजीनियरिंग और वही एडवर्टाइजमेंट्स, प्रचार, इतना व्हाट्सएप मैसेजेस, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब पेट और जेब झूठ नहीं बोलती, जब मेरा पेट खाली होगा और मेरी जेब में पैसे कमा रहे होंगे तो मुझे असली मुद्दे तब समझ में आएंगे और जनता को वो मुद्दे समझ में आ रहे हैं। जी खेड़ा जी, अब एक ब्रेक लेने का वक्त है। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे खड़ा होगा मुद्दा और विपक्ष के मोर्चे का कौन होगा नेता। देखते रहिए आवाज अड्डा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता की संभावनाओं पर। आपसे हमने एक सवाल पूछा कि राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद क्या सबक लेगा विपक्ष। अब भी कुछ वक्त है, आप इसका जवाब हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर या 51818 पर SMS करके भी दे सकते हैं। राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक बात अभी ब्रेक से ठीक पहले हो रही थी कि केंद्र सरकार के 3 एलाइज हैं जिनमें सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज के नाम लिए गए। सवाल यह है कि केंद्र सरकार के ये 3 एलाइज क्यों हैं? विपक्ष सरकार को ऐसा हैंडल क्यों देता है कि ये एजेंसियां सरकार के एलाइज के तौर पे इस्तेमाल हो सकें? अगर किसी के पास दामन साफ होगा, छिपाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये एजेंसियां कैसे इस्तेमाल होंगी? आलोक जी, मैं आपकी बात का सवाल का जवाब दूं जी। उससे पहले हमारे आदरणीय अग्रज त्यागी साहब ने कुछ बातें कही जी। मैं बड़ी इज्जत के साथ ये स्वीकार करूंगा कि उनकी बातों में बहुत कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, सच्चाई है। उन्होंने जो बहुत एक अच्छी बात कह दी कि विचारों में नहीं केमिस्ट्री में वो हमसे आगे निकल गए।
बेबाकी के लिए जाने जाते हैं त्यागी साहब। पवन खेड़ा जी की बात को आगे बढ़ा के खाली यहीं ख़त्म करना चाहूँगा कि हाँ, गलतियाँ कुछ हुई होगी, वजह बहुत सारे रहे होंगे, कुछ वजहों को आप भी जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, अब की परिस्थितियाँ क्या है। हाँ, इतना उम्मीद करता हूँ कि वो बातें दोहराई नहीं जाएगी और आगे आपका भी सहयोग मिलेगा, तो जो सपना है वो साकार हो जाएगा। आपने कहा 3 इलाज की बात, ये 3 इलाज ऐसे हैं कि ये मरीज पैदा भी करते हैं, मरीज का झूठा इलाज भी करते हैं और जब चाहे तब मरीज को मारने की कोशिश भी करते हैं। तो जब तक 3 इलाज पर इनका अंकुश रहेगा, जब तक 3 इलाज का मिसयूज होगा, तो परेशान करने के लिए अंततः सत्य की जीत होती है, उस बात से मैं सहमत हूं। अंततः सत्य की जीत होगी। अगर हमारे अंदर दाग नहीं है तो हम साफ निकल कर आएंगे, लेकिन कुछ हद तक मीडिया के माध्यम से, मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं, विधानसभा चुनाव से पहले आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी हमारे साथ कई बार बैठते थे, हमें ब्रांडेड कर दिया गया था गुंडा राज। मतलब पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता है। कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उनके मंत्री ने स्वीकार किया है कि 50 दिनों में 803 बलात्कार, 799 हत्या, 2682 अपहरण, 90 डकैती। अब मीडिया को कहीं ये गुंडा राज नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक आध मीडिया को अपवाद छोड़ दे, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसका सीधा सीधा अब इन 3 इलाज के जरिए कुछ ऐसे माहौल क्रिएट कर देंगे। इस पर मुझे लगता है राजू राय जी लंबी चर्चा हो सकती है, फिर हम अगर विषय पे लौटें और वहां आए जहां थे, तो माहौल क्रिएट कर देंगे, इस हद तक क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम वापस उस जगह लौटें जहां हम बात कर रहे थे कि क्या अब जो आपने कहा कि गलतियां आगे नहीं दोहराई जाएंगी, तो क्या हम ये उम्मीद करेंगे, जैसे हमने कहा अभी त्यागी जी ने जो फूलपुर चुनाव का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, त्यागी जी ने उसको कहा कि वो एक बड़ा मौका है, क्या उस मौके को विपक्षी पार्टियां, खासकर उत्तर प्रदेश की मजबूत विपक्षी पार्टियां आपस में मिलकर भुनाने की कोशिश करेंगी और पूरे देश को एक संदेश देंगी? निसंदेह रूप से इस पर विचार विमर्श होगा। मुझे लगता है कि जो त्यागी जी ने बात कहा वो सही बात कही है और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाए। जी रामकृपाल जी, आपसे मैं फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की कोशिशें होती रहती हैं। अभी 2 साल बाकी हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं बाकी हैं, लेकिन जिस तरह के विरोधाभास दिखते हैं, क्योंकि कुछ समय तो सब लोग एक गोल के साथ आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बिखराव शुरू होता है। कितनी संभावना दिखती है कि ये अलग अलग पार्टियां एक साथ आ जाएंगी और एक बड़ी चुनौती की तरह खड़ी हो जाएंगी? देखिए आलोक जी, सवाल इस बात का है कि अगर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2014 में भी जितने वोट विपक्ष के खेमे में गए थे, अगर वो सारे के सारे एक होते तो एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात होती। सवाल इस बात का है कि जो आपके एक बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है, इसके बीच में बाधा कौन पड़ता है। और एक बात अभी कही गई कि आईबी सीबीआई, एक बात जैसा आपने भी हालांकि कहा, अगर विपक्षी एकता इतनी कमज़ोर फुटिंग पर हो रही है कि उसको आईबी या सीआईबी के नाते वो एकता भंग हो जाती है, तो आप खुद सोच लीजिए कि उसके वो मतलब कैसी एकता होगी। मेरा सिंपल, देखिए मैं ये नहीं जानता, ये बात तो सही है जो केसी भाई ने कहा है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और विपक्ष अपना एक कोई राह चुनता है, लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद से आज तक का एक अनुभव रहा है कि अगर छतरी कांग्रेस की है तो कोई भी लंगड़ी से लंगड़ी सरकार 5 साल 10 साल पूरा कर सकती है, लेकिन अगर छतरी गैर कांग्रेसी है तो 2.5 साल से ज़्यादा ये सरकार कोई भी किसी तरह का विकल्प जिंदा नहीं रहा। जेपी मूवमेंट से निकली हुई 77 में जनता पार्टी की सरकार 3 साल भी नहीं चल सकी। याद रखिए, उसी इंदिरा गांधी को जिसको 1 सीट उत्तर प्रदेश से नहीं मिली थी, वो सत्ता में 2.5 साल के बाद आ जाती हैं। और सन 84 में एक हादसा होता है, 400 सीटें उसी पार्टी पाती है जो पार्टी इमरजेंसी में बिल्कुल साफ हो गई थी नॉर्थ इंडिया से। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि विपक्षी एकता हो, अभी तक का इतिहास यही रहा है कि लीडरशिप अगर यूपीए की है, कांग्रेस की है, तब तो दीर्घजीवी होती है, लेकिन आज की हालत में
विपक्ष को तय करना है कि वो किसके लीडरशिप के अंदर मिल रही, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां का कोई विकल्प इस मुल्क में 5 साल नहीं चल पाएगा। उनके अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शन इतने होंगे कि वो आपस में लड़ती हैं। कोई एक राष्ट्रीय पार्टी की छतरी के नीचे ही कोई विकल्प बन सकता है, वो सत्ता पक्ष का विकल्प हो या विपक्ष का विकल्प हो। इस पर राजीव अकेले क्षेत्रीय पार्टियों की छतरी के नीचे कोई विकल्प बनेगा वो नहीं चल पाएगा। जी, इस पर राजीव राय रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रभु चावला से एक छोटी टिप्पणी लेना चाहता हूं। प्रभु जी, क्या जो रामकृपाल जी कह रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं, तो क्या जो क्षेत्रीय क्षत्रप जिन्हें कहते हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, इनको किसी एक छतरी के नीचे जुटाया जा सकेगा, या इनमें से कोई एक छतरी इतनी बड़ी हो जाएगी जो कांग्रेस की तरह एक दीर्घजीवी सरकार का कारण बन सके? देखो आलोक जी, मैं एक बात, मेरे 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ों से मैं देख रहा हूँ। पिछले 10 साल के अंदर देश की राजनीति बदली है। ये छत्रप जो हैं, इनके आसपास जो लोग आ गए हैं, कुछ तो कॉरपोरेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हर पार्टी के अंदर आप देखें, जितनी भी हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो छत्रप हैं, उनके जो खास लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो सरकारी लोगों के साथ ज़्यादा मिलते हैं, इनके साथ कम मिलते हैं। तो अगर सेंट्रल हॉल में या कहीं आप जाकर के देखेंगे, हर पार्टी में एक ऐसा नेता है जो छत्रप के बहुत नज़दीक है, परंतु सत्ताधारी पक्ष के जाके किसी के कमरे में मंत्री के जाकर के बैठ जाते हैं, तो इनकी खबरें सारी उस तरफ चली जाती हैं और कई बार लास्ट मूव पे डिसीजन बदल जाते हैं। ऑपोजिशन छत्रप नेताओं को खतरा उनको अंदर से है, क्योंकि उनके अपने जो लोग हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं उनके लिए, या उनके लिए काम करते हैं, उन लोगों ने ही जाकर के पार्टी को इकट्ठा नहीं होने देते। जब पार्लियामेंट में वोटिंग के टाइम आता है तो वो देखते होंगे कि ये जो 10-12 लोग हैं दिल्ली के अंदर, जो हर पार्टी के अंदर किसी न किसी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी का फैसला बदलवा देते हैं। तो ये देखना होगा, छत्रप अपने आप में ठीक है, आइडियोलॉजिकली वो इकट्ठे हो सकते हैं क्योंकि उनको खतरा है। अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो उनकी ज़मीनी स्थिति जो खत्म है, क्योंकि मोदी जी ने और अमित शाह ने फैसला कर लिया कि हर जगह हम जितने भी रेडियल छत्रप हैं वहाँ पर बीजेपी, जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी या जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी, उस तरह की बीजेपी हम सारे देश के अंदर बचाना चाहते हैं। जैसे कि नागालैंड में देखा आपने कल क्या हुआ 3 दिन पहले, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, 7 में से 5 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी समर्थित सरकार है। तो अगर आप साउथ में देखेंगे, जो AIDM के अंदर जो जयललिता इतनी पावरफुल थी, जो बीजेपी से डिस्टेंस रखती थी, वहां पर उनके दोनों फैक्शन बीजेपी के पैर छूने के लिए लोग तैयार हैं। तो मेरे को लगता है कि इनकी जब तक छत्रप खतरे नहीं होंगे, इनको लगेगा कि बाकी छोटी पार्टियां ये मिल करके रूलिंग पार्टी से बहुत बड़े हैं, तब तक छत्रप नेताओं को अपने प्रदेश में तो इफेक्टिव होंगे। परंतु सबोटाज जो विद इन से हो रहा है, चाहे CBI के थ्रू हो, चाहे इनकम टैक्स के थ्रू हो, चाहे कि और छापे के थ्रू हो, क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसे कर रखे हैं जिसकी वजह से छत्रप भी खतरे में पड़ जाते हैं और बाकी लोग भी खतरे हो जाते हैं। ये 2 साल के अंदर इन छत्रप नेताओं की इमेज खराब करने के लिए ये जो उनके अपने नजदीक के लोग हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, कांड सामने आने वाले हैं कि इनको बचाना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा। मेरे को तो हर पार्टी के अंदर इन लोगों को इकट्ठा होकर के एकदम यूनाइटेड अगर होंगे, जी, राजीव राय इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। राजीव राय, आप इन दोनों पर, क्योंकि जो रामकृपाल जी ने कहा, जो प्रभु चावला जी कह रहे हैं, इस पे आपका रिएक्शन। आलोक जी, छोटा सा जी राजीव राय का। हाँ राजीव जी, 30 सेकंड का। आलोक जी 30 सेकंड। बस मैं एक क्लैरिटी करना चाहता हूं अपने तरफ से कि जो मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था 3 LIs के रेफरेंस में, और उम्मीद करता था कि आप 3 पत्रकार उस पर जरूर गौर करेंगे कि हमें इस बात से डर नहीं लगता है कि हमारा दामन में गंदा है, हमें इस बात से डर नहीं लगता है कि इनके LIs जो 3 LIs हैं, लेकिन जो मैं बड़ी बेबाकी से कहूँगा, हम समाजवादी हैं, कहीं ना कहीं अब जरूर हमें इस बात से डर लगने लगता है कि ये 3 LIs से मुद्दा उठाएंगे और उसको मीडिया किस तरह से परोस देगी जनता के बीच में। तब तक चुनाव आया और चला गया, और फिर उसका जो परिणाम आता है तो फिर बोलते हैं कि आप में वो हैं। हमें इनसे डर नहीं है कि हमको, मैंने बोला सत्य की अंततः जीत होगी, लेकिन एक उदाहरण दिया था छोटा सा, मैं इस डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता इशू से, एक छोटा सा उदाहरण दिया था कल के सदन में दिए हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में, कहीं मीडिया में दिखाई नहीं देता है। अगर ये किसी 3 छत्रपों की या 3 छोटी छोटी रीजनल पार्टियों की सरकार में होता, तब तक उसको इस तरह से पेंट कर दिया जाता कि यहाँ बीजेपी के अलावा कोई रहनुमा बचा ही नहीं है इस राज्य में। ये विनोद शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हाल ही का प्रकरण है जनता दल यूनाइटेड और RJD का, और कहा जी तेजस्वी यादव को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैंने शुरू से कहा कि भाई आज के दिन किस मापदंड पे इस्तीफा मांग रहे हैं आप? जिस मापदंड पे आप इस्तीफा मांग रहे हैं, उस मापदंड पे तो योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए।
अगर केस रजिस्ट्रेशन पे इस्तीफा हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सोशल अलायंसेस जो कांग्रेस पार्टी है, इसको सोशल इंजीनियर्स की जरूरत है, जो लोग इस देश की व्यवस्था को समझते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं और उसके अनुसार पहले जमीन पे अलायंस बनाते हैं और उसके बाद शीर्ष पे पॉलिटिकल अलायंस जोड़ते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है। ये मेरे दोस्त बैठे हैं पवन खेड़ा, इनको इस बात को समझना चाहिए। यूपी में मिसाल के तौर पे सबसे बड़ी सीख तो यूपी में है आपके लिए। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोई सीख नहीं है। जो यूपी में हार हुई वो सबसे बड़ी सीख है। वो इसलिए हार हुई कि बेनी प्रसाद वर्मा को आपने नाराज करके घर में बिठा दिया, ठीक है, समाजवादी वालों ने आपकी तरफ से ले गए। नीतीश कुमार को ईस्टर्न यूपी में आपने कोई हिस्सेदारी नहीं दी, आप समझे। आपने अजीत सिंह के साथ कोई तालमेल नहीं किया। और इसके कॉन्ट्रास्ट में बीजेपी ने छोटे छोटे दल जो है उनको इकट्ठा करके 2-2, 4-4, 6-6 सीटें देकर अपने साथ जोड़ लिया। और उसके साथ साथ ये जो दूसरे अलाइज हैं जैसे कि एनआईए, जैसे कि आईबी, वो लोग साथ साथ जो है अपना कैंपेन चला रहे थे, जो बीजेपी को बहुत मजा आ रहा था उस कैंपेन में, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे पोलराइजेशन हो रही थी। तो ये सब तंत्र से निपटने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको मस्तिष्क इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगी बात। जी पवन खेड़ा जी, जो कह रहे हैं विनोद शर्मा जी, ये सबक इसमें यह है कि आपको दूसरों के लिए स्पेस छोड़ना होगा। और इसमें सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए आ रहा है, बार बार वही सवाल आता है कि क्या कांग्रेस अपनी पार्टी से बाहर के किसी नेता की सरपरस्ती में एक फ्रंट के लिए तैयार होने जा रही है? देखिए, बात सरपरस्ती की तो मैं वापस कह रहा हूं कि व्यक्तियों का इशू नहीं है, मुद्दों की बात पे हम लोग राजनीति करेंगे और करते हैं, और अगला चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कौन सरपरस्ती करता है, ये डिबेट जो है, बड़ी माफ कीजिएगा, ये डिबेट आज ही से डिवाइसिव है। इसके पीछे आपके लिए नहीं कह रहा, जो ये पूछते हैं उनकी नीयत में यह है कि इनमें दरार पैदा हो, इसलिए व्यक्तियों की बात करते हैं। दूसरी बात, मुझे कहा गया कि अरे अगर आपका दामन साफ है तो सीबीआई, आईटी और आईबी से क्यों डरें। देखिए साहब, सीधी सीधी बात है, जान है तो जहान है। बहुत सही बोला राजीव राय जी ने, आप 2 चुनाव हार जाएंगे, केस चलता रहेगा तो क्या रहा भाई, आप उसके बाद सत्यमेव जयते हो भी गए तो आप तो गए। तो ऐसा नहीं होता। और ये 3-4 एजेंसीज का जिस तरह से मिसयूज हुआ, मायावती जी के साथ क्या क्या चुनाव से पहले, लालू जी के परिवार के साथ क्या हो रहा है, मुलायम सिंह जी के साथ क्या हुआ, सबके ऊपर इन लोगों ने, तमिलनाडु में आप देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ये 3-4 एजेंसीज का जो रोल है उसको हम लोग बार बार हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इस तरह का मिसयूज मुझे नहीं लगता प्रभु चावला जी आपने, या राम कृपाल जी आपने, विनोद शर्मा जी आप लोग सब वरिष्ठ हैं, या त्यागी जी सबसे वरिष्ठ हैं हम सबसे, इस तरह का मिसयूज नहीं देखा गया होगा। तो ये सारे खतरे हैं और हम सबको मिलकर इस मिसयूज को जवाब देना पड़ेगा और बार बार एक्सपोज करना पड़ेगा। जी, अब समय कम बचा है तो मैं त्यागी जी के पास, आपने त्यागी जी का नाम लिया, मैं त्यागी जी के पास चलता हूं। त्यागी जी की एक कंक्लूडिंग टिप्पणी चाहता हूं। त्यागी जी, एक बात राजीव राय ने कही, उस पर भी टिप्पणी चाहता हूं। इन्होंने मीडिया का जिक्र किया, मुझे खुद याद है पर्सनली, उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में मई दिवस की रैली में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अखबार क्या छापते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा वोटर अखबार नहीं पढ़ता है। लेकिन आज जिस अंदाज में हर सवाल का जवाब मीडिया बता दिया जाता है, वो किस हद तक जायज है? क्या मीडिया विपक्ष की एकता कराएगा? क्या जनता विपक्ष की एकता कराएगी? या विपक्ष को खुद जनता से जुड़े मुद्दे उठाने होंगे? देखिए, मेरे तीनों पत्रकार मित्र बैठे हैं और तीनों जानते हैं कि मेरे नेता थे चौधरी चरण सिंह। वो जनसभाओं में भाषण देते थे कि जिस दिन समाचार पत्रों में मेरी तारीफ छपने लगे, समझो मैं आपका नेता नहीं रहा, पूंजीपतियों का हो गया। लेकिन वो जमाने चले गए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इतना रोल हो गया है कि इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं कंक्लूडिंग टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में पवन जी, एक मौका मिला है जिस पर संयुक्त विपक्ष को लेकर के आप मोदी सरकार को घेर सकते थे। वो था मंदसौर का, रूरल डिस्ट्रेस का, रूरल अनरेस्ट का। और माफ करना, पोस्ट मंदसौर जो हम कार्रवाई नहीं कर पाए, एक बड़ा कारण फिर विपक्ष में वही हालत होगी। उसको लेकर के आप किसी भी सीमा तक जा सकते थे, वो एक ऐसा मुद्दा था।
उसके साथ लिंचिंग का जोड़ सकते थे, उसके बाद फिर और मुद्दों पर आते। लेकिन देश की जो ग्रामीण आबादी है उसके मुद्दे को लेकर के, जिस पर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगी है, उस सवाल को भी हमने खो दिया। जी, मंदसौर के बाद एक कार्रवाई नहीं हुई। भारत बंद होने वाला था, जिले जिलों में प्रदर्शन होने वाले थे, और इस पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता भी होती। इसमें बीजेपी को डिवाइड करने का मौका भी नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा मौका था जो गंवा दिया। त्यागी जी, मेरे पास समय अब समाप्त हो गया, बिल्कुल कार्यक्रम बंद करना होगा, इसलिए अब मुझे इजाजत, आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन जो सवाल हमने आज पूछा कि क्या राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद विपक्ष सबक लेगा, तो उसमें 77% लोगों का जवाब है नहीं, सिर्फ 23% लोग कहते हैं हाँ। और चलते चलते विपक्ष की स्थिति पर साहिर लुधियानवी की 2 लाइनें मैं सुना देता हूं। निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशान मालूम नहीं। उम्मीद है कि ये हालात ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और जैसे कहा जा रहा है, विपक्ष एक मजबूत विपक्ष की तरह तो खड़ा होगा ही और कुछ मुद्दों को उठाएगा, जनता के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।